ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो एक बहुत विशेष टॉपिक पर है और वो टॉपिक है अगस्त से दिसंबर 2025 यानी कि साल के जो अंतिम 5 महीने हैं उसमें बनने वाले 14 विशेष योग। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल भी आते हैं जिसमें मैं हर एरिया पर डिस्कस करता हूँ। त्रिमासिक आते हैं जिसमें मैं ग्रहों के गोचर पर 3 महीने का विश्लेषण देता हूँ। पर यह जो वीडियो होगा ये गोचर, सारे ग्रहों के गोचर की इसमें बात नहीं करूँगा मैं। इसमें कुछ विशेष योग जो अगस्त से दिसंबर 2025 में बनेंगे, 14 ऐसे योग मैंने देखे हैं, उनका विवरण मैं दूंगा जिनका जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें बहुत कुछ होगा। इसमें कुछ ग्रहण दोष भी होंगे, ग्रहण भी लगेंगे। गुरु का स्वभाव बहुत अलग होगा क्योंकि वो अतिचारी होने के कारण कुछ टाइम के लिए राशि बदलेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वक्री हो जाएंगे और फिर साल के अंत तक आते आते वो वापस मिथुन में गिर जाएंगे। बुध भी बीच में वक्री होंगे। कई ग्रहों के समसप्तक योग, कई ग्रहों की युतियाँ होंगी। तो बहुत कुछ बदलने वाला है। और जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, अपितु एक मार्गदर्शन का टूल है, एक विद्या है मार्गदर्शन की, और जो व्यक्ति ये समझता है और इसके अनुसार अपने आने वाले समय को ढालना चाहता है, ये समझना चाहता है कि हाँ कहाँ पे थोड़े से ऐसे योग बन रहे हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं, उनसे बचे, और कहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनका लाभ उठाए, ऐसे लोगों के लिए जो राशिफल है 5 महीने के विशेष 14 योग बहुत उपयोगी रहेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। मैं हर बार कहता हूँ टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। अपना मत भी मैं हमेशा देता ही। तो शुरू करते हैं इस बहुत विशेष राशिफल का पहले योग के साथ। शुरू करते हैं प्रथम पहले विशेष योग के साथ। कौन सा योग होगा? वो योग होगा 17 अगस्त से 17 सितंबर 2025 में सूर्य केतु ग्रहण दोष। सूर्य 17 अगस्त को आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, अपनी राशि के होंगे, लेकिन क्योंकि केतु के साथ बैठ गए तो ग्रहण दोष लग गया। अब 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है जो ज्योतिषीय दोष होता है, ग्रहण दोष जिसको कहते हैं, एक होता है खगोलीय घटना, दोनों का ही प्रभाव रहता है। तो ये सूर्य पर ग्रहण दोष है। चंद्रमा पर महीने में 2 बार ग्रहण दोष लगता है। 2.5 दिन के लिए जब वो महीने में राहु के साथ होते हैं, और 2.5 दिनों के लिए वो महीने में 1 बार केतु के साथ होते हैं। सूर्य पर साल में 2 बार लगता है, लेकिन टाइम ज़्यादा होता है, एक महीने का। 1 महीने में वो साल में राहु के साथ होते हैं और 1 महीने में केतु के साथ होते हैं। तो ये ग्रहण दोष लग रहा है तीसरे घर में, इसकी चर्चा करते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि तीसरे घर में सूर्य हैं और तीसरे घर के सूर्य बहुत स्ट्रांग होते हैं और स्वराशि के हैं तो और भी बली हो गए। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर केतु भी अच्छा प्रभाव देते हैं और यहाँ पे ग्रहण दोष भी अच्छा प्रभाव देता है। ऐसा नहीं है कि ग्रहण दोष सब जगह खराब होगा, और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है तो आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष वो लेकर उत्पन्न हुए हैं, और ग्रहण दोष जो है वो अनकन्वेंशनल आइडियाज़ दिखाता है। तो बुरा नहीं होता, हाँ थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ती है तो उपाय आदि व्यक्ति को करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुंडली में अगर आपके कोई बुरा योग है तो आप कुछ कर नहीं सकते। ओवरऑल कुंडली की स्ट्रेंथ अगर अच्छी है तो व्यक्ति बुरे दोषों के साथ भी आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपके तीसरे घर में ये जो ग्रहण दोष लग रहा है ये बहुत अच्छा है। तीसरे घर में ग्रहण दोष यानी कि व्यक्ति के अंदर एक हिम्मत रहती है। जो भी चुनौतियाँ इस टाइम पे जीवन में आ रही हैं उनको सॉल्व करने की, प्रॉब्लम से निकलने की, प्रॉब्लम से एक प्रकार से अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने की हिम्मत बहुत रहती है, जज्बा बहुत रहता है। तीसरे घर के स्वामी हैं सूर्य, तो व्यक्ति के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। और क्योंकि यहाँ पे केतु के साथ हैं जो ज्ञान के कारक है, तो आपको अपने स्किल्स में जो भी आप करते हैं, जिस भी चीज़ में पारंगत है, उस चीज़ में ही आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है।
तीसरे घर में जब ग्रहण दोष लगता है ना, व्यक्ति रिस्क भी लेता है, व्यक्ति फिर वो डरता नहीं है। अब मिथुन वाले मैं कई बार बताता हूँ बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट जब अपने आप को प्रूव करने की बात आती है ना, लीडरशिप क्वालिटी दिखाने की बात आ गई या कहीं पे अपना पॉइंट रखना है, थोड़ा सा हिचकते हैं। यहाँ पे जब ये ग्रहण दोष लगेगा तो आपके अंदर हिम्मत, जैसे मैंने कहा, बहुत रहेगी। कुछ नया करने का जज्बा, रिस्क उठाने का जज्बा, कुछ ऐसा करना जो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, इन सब के लिए योग बहुत अच्छा है। ध्यान क्या देना है, तीसरे घर में ग्रहण दोष है तो आपका अपने भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकता है। ये भाव अष्टम से अष्टम में है, अष्टम से अष्टम है, तो अचानक से भाई बहनों के बीच में, भाई भाइयों के बीच में, बहनों बहनों के बीच में पैतृक संपत्ति का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों से भी झगड़े हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक है और यहाँ से बैठकर नवम भाव को देखेंगे जहाँ ऑलरेडी राहु है, तो ये बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम देगा। और यहाँ पे आपके अपने पिताजी से संबंधित, पिता के कारक हैं सूर्य और नवम पर दृष्टि भी है, तो पिताजी की सेहत और पिताजी से संबंध दोनों पे ही आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ, मैंने कॉन्फिडेंस की बात करी, ग्रहण दोष कभी कभी लगता है ना, और व्यक्ति की अपनी कुंडली में भी कुछ ऐसा योग है, जैसे राहु की प्रबलता बहुत है, तो व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव हो जाता है, मुझे अभी ही सब कुछ करना है, और वो इम्पल्सिवनेस के चक्कर में कुछ ऐसे निर्णय ले बैठता है जो बाद में पछताता है। तो यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, सेल्फ बिलीफ रहेगा, पर जो भी करें पूरा एनालाइज करके करें, जल्दबाजी में ना करें और उसके बाद आगे बढ़ें। तीसरे घर में ग्रहण दोष, यानी कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। सप्तम से त्रिकोण, अगर बिजनेस में भी कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और तीसरा भाव उपचय स्थान है, यानी कि जीवन को एक गति प्रदान करनी है और वो भी बदलाव लाकर, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये ग्रहण दोष काफ़ी चीज़ों पर अच्छा प्रभाव दे रहा है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें कही उनका भी ध्यान दीजिएगा। और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, थोड़ी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखेंगे, आपको ही बहुत मदद मिलेगी। जो भी कहें पहले सोच लें कि कहीं इसका मतलब गलत तो नहीं निकल रहा, लेकिन ये ग्रहण दोष मोटे मोटे तौर पर आपके लिए अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। चलते हैं योग नंबर 2 की तरफ। कौन सा योग वो 21 अगस्त से 30 अगस्त में बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग। शुक्र, लक्ष्मी, गुरु और बुध, सॉरी गुरु नहीं बुध, तो इन दोनों की जब युति होती है तो इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। बहुत शुभ योग होता है। देखिए वैसे तो क्या होता है कि शुक्र बुध आसपास ही दिखेंगे, पर इनकी युति ऐसा नहीं होगा कि चलती ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों सूर्य के आसपास ही घूमते हैं। अगर आप किसी भी कुंडली में देखें तो सूर्य अगर यहाँ पे है, किसी भी भाव में है, तो बुध या तो उनके साथ ही होंगे या एक घर आगे एक घर पीछे, या एक घर पीछे एक घर आगे होंगे। और शुक्र भी या तो सूर्य के साथ ही होंगे, या 2 घर तक जा सकते हैं पीछे, या 2 घर तक आगे जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते शुक्र। तो इसलिए बुध शुक्र आसपास ही रहते हैं, पर योग उनका कभी कभी साल में बनता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही बनता रहता है। और यहाँ पे वो एक शुभ राशि में योग बना रहे हैं तो ये और भी अच्छा है। तो लक्ष्मी नारायण योग 9 दिन का है, लेकिन जीवन में कुछ सुधार आने के तो 9 दिन भी काफ़ी होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो बुध के साथ योग बन रहा है और बुध लग्नेश है, और शुक्र क्या है, शुक्र पंचमेश है, और ये है धन स्थान में योग, लक्ष्मी नारायण योग, जिसमें लक्ष्मी स्थान के स्वामी शुक्र हैं और लग्नेश इन्वॉल्व है। ये धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। 12वें घर के स्वामी शुक्र, तो विदेश से पैसा तो आएगा ही, कुछ पैसा आपका अटक गया था, किसी पैसे के मामले में, पेमेंट के मामले में चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं जो छठे से सप्तम है, कोई लीगली काम आपके अटक रहे थे उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और शुक्र बुध जो हैं वो शुभ ग्रह हैं। अर्थ त्रिकोण में इनका आना, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी पैसा बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी। ये कुटुंब भाव है तो कुटुंब में शुभता आएगी, कुटुंब में सकारात्मकता आएगी। और सप्तम से अष्टम में 2 शुभ ग्रहों का आना, शुक्र शुभ है, नैसर्गिक शुभ है, और बुध, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, बुध क्या है, बुध ऐसे ग्रह है कि शुभ के साथ बैठे तो शुभ, अशुभ के साथ बैठे तो अशुभ, तो दोनों की युति बहुत शुभ है। और ये सप्तम से अष्टम में, यानी कि बिजनेस में भी एक ग्रोथ लाने के लिए, एक कॉन्टिन्यूटी लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इवन मैरिड लाइफ में भी जो दिक्कतें चल रही थी, इस योग के कारण थोड़ा बहुत उनको सुलझाया जा सकता है। ये जो सूर्य केतु का ग्रहण दोष बना, इसमें जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही थी, उसका भी जो सुधार है वो बुध शुक्र की युति से हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग धन स्थान में बना है, तो धन की वृद्धि तो होगी ही,
साथ ही में ये जो दूसरा भाव है ये व्यक्ति के, जैसे मैंने कहा ना, कुटुंब के बारे में बताता है। तो जहाँ पे इतने शुभ योग का बनना, यानी कि घर में अचानक से खुशियों का संचार होगा, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ से दोनों अष्टम भाव को देख रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग है। अष्टम भाव क्या है? अचानक से धन देने वाला योग। तो कुछ लोगों को यहाँ पे अचानक से बहुत बड़े धन का लाभ भी हो सकता है। बस थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, क्योंकि शुक्र तो शुक्र हैं और वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, इसीलिए यहाँ पर खर्चे आपके अचानक से बहुत बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो ये जो योग है आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं तीसरे योग की तरफ। तीसरा योग है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण आपके नवम भाव, जहाँ पर कुंभ राशि पड़ती है, वहाँ पर बनेगा। तो ये तीसरा योग है। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण और बृहस्पति की दृष्टि चंद्र ग्रहण पर। अब चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर, और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। जैसा मैंने कहा, ये खगोलीय घटना होती है, और जब ग्रहण लगते हैं तो उसका मैदिनी ज्योतिष में या विश्व स्तरीय प्रभाव पर तो बहुत इम्पैक्ट रहता है उसका, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी एक एक महीने तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नवम भाव में जो ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण हो या कोई भी और सूर्य ग्रहण हो, वो थोड़ा सा मिश्रित होता है। अब ये लक्ष्मी स्थान है और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी हैं, और चंद्रमा अपने से यहाँ पे अष्टम भाव में होंगे। पहला जो चीज़ नहीं करनी, कोई यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लालच में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत संभावना है आपके पास कुछ ऐसे ऑफर आएंगे जो आगे चलकर स्कैम या स्पैम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, इससे बचिएगा। और माया के जाल में मत फंसिएगा। राहु के साथ हैं तो माया के जाल में फंसने का योग बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ऐसी चीज़ें इस टाइम पे आपके सामने आएंगी जो बहुत भ्रमित करने वाली, लेकिन आकर्षित होंगी, आकर्षण जिसमें बहुत होगा, तो उससे बहुत बचिएगा। नवम में ग्रहण लग रहा है, और जो कारक हैं सूर्य, वो भी यहाँ पे ग्रहण दोष युक्त हैं, ग्रहण दोष। और नवमेश जो है वो वक्री हैं। नवम भाव पिताजी का, अगर आपके पिताजी की सेहत खराब ऑलरेडी है तो यहाँ से 1 महीना उनका बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, पर ऑलरेडी अगर उनकी तबीयत खराब चल रही है तो बहुत केयरफुल रहेगा। और फिर से कहूँगा, नवम में ग्रहण का लगना बॉसेस से बहुत वाद विवाद करता है। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा ना, अचानक से चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। मतलब कि जो चीज़ें कोई दिक्कत नहीं देती थी, वहीं पे आपके बॉसेस को आपसे प्रॉब्लम होगी। अरे तुम क्या कहते हो, ये क्या लिख के भेजा हुआ है, ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, हर चीज़ में नुक्स निकालना आपके। और क्योंकि भाग्य स्थान में ग्रहण लग गया तो ना बहुत अस्थिरता आ जाती है। नवम भाव मैं हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा तो अलग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार, अब क्या ही बोलूँ, कि लोग कहीं से सीख के आते हैं, अरे सर मेरी कुंडली में तो इतने अच्छे योग हैं, मेरे को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, जीवन खराब हो गया, मेरा अस्त व्यस्त हो गया। अभी रिसेंटली की बात है, वो कहीं से सीखे हैं 2-3 दिन में एस्ट्रोलॉजी, सर मेरी कुंडली में गज केसरी योग भी है, पंच महापुरुष योग भी है, ये भी है, वो भी है। मैंने कहा आपके भाग्य स्थान देखा है आपने? भाग्य स्थान के स्वामी बहुत प्रभावित, केतु नवम भाव में, और भी 2-3 चीज़ें थी। और फिर मैं नवांश कुंडली भी उनकी देखी। मैं जब आपका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, कितने भी योग हो आपकी कुंडली में, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जीवन में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये बात कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, पर अगर सोच कर देखेंगे तो बिना भाग्य के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग बड़े हैं, जो लोग बहुत बड़े बने हैं, ऐसा नहीं कि वो सबसे बेस्ट थे, पर भाग्य उनका साथ देता था। किसी भी फील्ड में उठा के देख लीजिए, जो भी टॉप पे होगा, जरूरी नहीं, या जो भी बहुत सक्सेसफुल होंगे, जरूरी नहीं कि वो बेस्ट ही होंगे। सचिन तेंदुलकर में भी शायद बहुत अच्छे थे, पर अगर जो क्रिकेट देखते थे उनको पता है उस टाइम पे विनोद कांबली को उनसे बेटर बैट्समैन माना जाता था। पर सबको पता है कि क्या हुआ, भाग्य ने किसका साथ दिया और किसका नहीं। ठीक है, कर्मों का भी प्रभाव होता है। तो इसलिए यहाँ पर भाग्य का साथ कुछ टाइम के लिए नहीं मिलेगा, और ये अस्थिरता बहुत ला सकता है धन के मामले। इवन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि पंचम से पंचम में ग्रहण का लगना
और जो कारक हैं बुध, वो भी यहाँ पर इस ग्रहण दोष में या ग्रहण में इन्वॉल्व हो गए। तो स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ये टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव, जो भी मैंने चीज़ें बताई उन सब के लिए आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। चलते हैं चौथे योग की तरफ। चौथा योग क्या है? 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 मंगल गुरु राहु त्रिकोण योग। ये क्यों बनेगा? ये बनेगा क्योंकि मंगल अपनी राशि बदलेंगे 13 सितंबर को। 13 सितंबर को मंगल आपके पंचम भाव यानी कि तुला में आकर विराजमान हो जाएंगे और 27 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। मंगल क्या है आपके लिए? मंगल आपके लाभेश हैं और मंगल छठे घर के स्वामी हैं, 2 उपचय भावों के स्वामी, और लक्ष्मी स्थान में आकर बैठ गए। और यहाँ पर इनकी युति किससे, त्रिकोणीय संबंध किससे बना? राहु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि भी है। ये समझना होगा कि गुरु अतिचारी हैं, इनकी स्पीड बढ़ी हुई है और अतिचारी गुरु मंगल को देखेंगे। गुरु क्या है? आपके 10वें और सप्तम भाव के स्वामी और मंगल लाभ स्थान के स्वामी। तो दशमेश और सप्तमेश का लाभ स्थान के स्वामी से दृष्टि योग और राहु का प्रभाव करियर और बिजनेस दोनों में अचानक से उछाल लेकर आ सकता है। करियर में कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, 10वें से अष्टम में है तो जॉब चेंज की बात हो या सडन रोल चेंज की बात हो, और बिजनेस में भी सडनली बहुत नए नए काम आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये मंगल की युति और गुरु और राहु से त्रिकोणीय संबंध दोनों की ही दृष्टि है। देखिए राहु गुरु क्या है? दोनों एक्सपेंड करते हैं, तो पंचम पर तो उनका प्रभाव है ही, अब मंगल पे भी आ गया और मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि ये जो करीबन 1.5 महीने का टाइम है ये लाभ स्थान का स्वामी। अब ठीक है, इसमें अक्टूबर में जो है गुरु राशि बदल लेंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 1 महीने तक तो प्रभाव दोनों का है। तो ये लाभ स्थान का स्वामी एक्सपेंशन के मोड में है, तो जीवन में ग्रोथ, पैसा, लग्जरीज, फायदा, आगे बढ़ने के मौके, सब कुछ आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। और क्योंकि पंचम भाव खुद लक्ष्मी स्थान है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनेंगे। और यहाँ से मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे तो लाभ स्थान आपका परम बली हो गया, बहुत बली हो गया, बहुत अच्छा योग है। राहु और मंगल ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ना अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। गुरु का प्रभाव भाग्य बढ़ाएगा और राहु गुरु, जैसे मैंने कहा, अपने जीवन को अलग स्टेज पर, अलग स्तर पर लेके जाने में मदद करेगा। तो ये योग आपका बहुत शुभ है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। लेकिन क्योंकि पंचम भाव लव लाइफ का है, रिलेशनशिप का है, तो यहाँ पर मंगल का आना जो छठे घर के स्वामी हैं और उन पर राहु की दृष्टि, तो ये अचानक से लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, अचानक से लव लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे अपने संतान से भी संबंध बनाकर रखिएगा और उनकी सेहत, मंगल पंचम में आते हैं, कभी कभी संतान को चोट भी लग जाती है। और गर्भवती महिलाओं को भी यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके लिए भी थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम बन जाता है। लेकिन अगर मोटे मोटे स्तर पर देखें, ये जो त्रिकोणीय संबंध बन रहा है ये बहुत अच्छा है, भौतिक रूप से बहुत अच्छा है, आइडियाज़ रहेंगे, क्रिएटिविटी रहेगी और सबसे बड़ी बात है प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन भी हो पाएगा। स्पेकुलेटिव मार्केट से भी लाभ मिलेगा क्योंकि पंचम में मंगल है जो लाभेश हैं और राहु की दृष्टि, तो इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी रहेगी। तो आपके लिए जो मंगल का प्रभाव है, जो ये योग बना है, ये बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइएगा। पंचम में मंगल जब भी आते हैं, क्योंकि वो एक थॉट प्रोसेस का भाव है, तो गुस्सा तो रहता ही है, तो गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। चलते हैं 5वें विशेष योग की तरफ। इस साल में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो होगा 15 सितंबर से 9 अक्टूबर। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र केतु युति। अब शुक्र क्या है? बहुत शुभ ग्रह है और हमारे जीवन की कई जो शुभ चीज़ें हैं ना, वो शुक्र के अधीन है। भोग, वैवाहिक जीवन में भौतिक खुशियों का आनंद कितना ले पाते हैं। भौतिक खुशियां तो और भी ग्रह दे सकते हैं, लेकिन उनका आनंद वही लेगा जो जिसका शुक्र अच्छा होगा। आप आसपास देख लीजिए, कई लोग ऐसे होंगे पैसा है लेकिन जीवन में आनंद नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं पैसा कम भी है लेकिन अपने जीवन को एकदम राजा की तरह जीते हैं। उनका शुक्र कहीं ना कहीं अच्छा होता है। तो शुक्र वो ग्रह हैं जो आपको भोग देते हैं, जीवन का आनंद देते हैं।
तो यहाँ पे शुक्र केतु युति हो जाएगी 15 सितंबर को। अब 2 दिन बाद सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, तो सूर्य को हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे शुक्र केतु की बात करें। अब देखिए, केतु जो है वो शुक्र के शिष्य हैं और राहु भी शुक्र के शिष्य हैं, पर राहु और शुक्र की जोड़ी बहुत शुभ है, बहुत शुभ होती है आज के टाइम में। लेकिन केतु और, अब ये फिर से मैं कहूँगा हर चीज़ के लिए नहीं, राहु शुक्र भौतिक जीवन में बहुत लाभ देते हैं, पर मैरिड लाइफ में हमेशा ट्रबल्स आती है उस व्यक्ति के। लेकिन शुक्र केतु अगर साथ में है तो वो दोनों की जो प्रकृति है ना बहुत भिन्न है, इसीलिए दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अब शुक्र क्या है, वो आपके पंचमेश हैं और ग्रहण दोष युक्त होगा। और शुक्र एक सौम्य ग्रह है जो केतु के साथ बहुत अच्छा नहीं फील करते क्योंकि वो पंचमेश हैं सबसे, और शुक्र क्या है, लव लाइफ के कारक। सबसे पहली प्रॉब्लम, अब मंगल से भी वो दिख रहा था कि लव लाइफ में दिक्कत आएगी, और ये शुक्र का गोचर भी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आने वाला है। तो रिलेशनशिप के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं दिख रहा। इसके साथ ही क्योंकि वो विवाह के कारक भी हैं और सप्तम से त्रिकोण में है, तो यहाँ से मैरिड लाइफ में भी बहुत परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी शनि की दृष्टि सप्तम पर है और बहुत टाइम तक रहेगी। उस पर से जो कारक हैं, सप्तम भाव पर प्रभाव है, सप्तमेश अभी वक्र बहुत अतिचारी हैं, राशि बदलने वाले हैं, अक्टूबर में बदल लेंगे, और कारक भी केतु के साथ आ गए। तो यहाँ पे लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों पर ही इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुछ यात्राएं स्थगित हो सकती हैं, कुछ यात्राएं थी आपकी आप देखेंगे आप उसमें जा नहीं पाएंगे, अचानक से खर्चों का बढ़ जाना। और क्योंकि पंचमेश है, शुक्र केतु के साथ बैठे हैं, ऐसा बुरा नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के काम बहुत अटकेंगे क्योंकि केतु का प्रभाव आ गया। तो शुक्र केतु युति ना थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि शुक्र अगर प्रभावित नेगेटिवली है और जैसे तीसरे भाव में है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, तो कुछ नेगेटिव इंस्टेंसेस तो होंगे ही, लेकिन व्यक्ति का उत्साह भी कम हो जाता है। शुक्र क्या है ना, वो थोड़े से सकारात्मक ग्रह हैं, ईजी गोइंग ग्रह हैं। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है कुंडली में, वो व्यक्ति अपने जीवन का जैसे मैंने कहा आनंद लेता है। लेकिन शुक्र अगर थोड़े से प्रभावित है, भले ही गोचर में, जो जीवन में जो रस है, जीवन का जो आनंद है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा उत्साह बनाकर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार होगा कि आपका उत्साह जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और उसके कारण भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये शुक्र केतु युति थोड़ी सी नेगेटिव जाती हुई दिख रही है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है छठा योग। छठा योग क्या है? 22 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा कन्या राशि में। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पे। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पे। अब जो आपका लगा था चंद्र ग्रहण, वो नवम भाव में था। अब सूर्य ग्रहण लग रहा है आपके चौथे घर में। अब चौथे घर का सूर्य ग्रहण बहुत शुभ नहीं होता और चीज़ों को और सेंसिटिव क्या कर रहे हैं? शनि की दृष्टि, वक्री शनि की दृष्टि चौथे घर पर है और यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग गया। सूर्य शनि समसप्तक भी है। अब यहाँ से क्या होगा ना, थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम स्टार्ट होगा। सबसे पहला, इमोशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी, इमोशंस में बहुत प्रॉब्लम आएगी, घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा होंगे। और क्योंकि यहाँ पे जब ये ग्रहण लग रहा है तो बुध भी इन्वॉल्व है। ग्रहण तो सूर्य पे ही लग रहा है लेकिन बुध भी इन्वॉल्व है और वो आपके चौथे घर के स्वामी भी हैं। तो घर में माताजी की सेहत भी खराब हो सकती है और जैसा मैंने कहा, घर में बड़े स्तर पर कलह कलेश, उच्चाट सा माहौल, मतभेद होना। और क्योंकि लग्नेश है बुध और उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ये इंजरीज और हेल्थ इश्यूज भी दिखाता है। और यहाँ पे देखिए प्रभावित कौन से भाव हो रहे हैं? 4-10, यानी कि इसका एक इम्पैक्ट आपके करियर पर भी आ सकता है, क्योंकि 10वें से सप्तम में ग्रहण लग रहा है और एक वक्री ग्रह की दृष्टि है। इसकी 2 संभावनाएं बनती हैं। पहला, आपका नाम खराब करने का प्रयत्न होगा या आपसे कुछ गलती हो जाएगी जिससे आपका बना बनाया जो नाम है कार्य क्षेत्र में खराब हो जाएगा। दूसरा, कुछ लोगों के यहाँ पे जॉब जाने के योग भी बन जाते हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत सेंसिटिव जगह पर बन रहा है। इससे फैमिली लाइफ, इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में उथल पुथल मच सकती है। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है। अगर घर में कलह कलेश बढ़ रहे हैं इस टाइम के आसपास तो शांति बनाकर रखिए, ज़्यादा मत बात करिए, कोशिश करिए बहस ना हो।
और अपनी तरफ से तो चुप ही रहिए, क्योंकि यहाँ पे होगा कि घर में कोई ना कोई तो कलह कलेश करेगा, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अब आपको बस ये है कि वहाँ पे चुप रहना और आग में घी का काम नहीं करना। और कार्य क्षेत्र में भी अगर उथल पुथल मच रही है, दिख रहा है कि भाई कंपनी के हालात बुरे चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग निकाले जा रहे हैं, तो अपने अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दीजिएगा। सभी को पता है जो जॉब करते हैं, जॉब मार्केट बहुत अनस्टेबल है आज के टाइम में, बहुत चीज़ें बदल रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। बहुत ईजी, ये ग्रहण जो है आपके लिए बहुत ईजी नहीं दिख रहा। चलते हैं 7वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र का नीच का हो जाना और उनका शनि से समसप्तक योग बन जाना। अब ये होगा 9 अक्टूबर को और 2 नवंबर तक शुक्र नीच की अवस्था में रहेंगे। वैसे तो सूर्य यहाँ पे रहेंगे करीबन मध्य भाग तक, अक्टूबर के 17 अक्टूबर तक आई थिंक रहेंगे, तो उन पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पर ज़्यादा तो हम शुक्र की ही बात करेंगे और शनि का प्रभाव। अब यहाँ पे शुक्र नीच के हो गए और उन पर दृष्टि है वक्री शनि की। शुक्र क्या है, आपके पंचमेश हैं और नीच के हो गए। मैं कभी भी नहीं कहा कि नीच का ग्रह बुरा होता है, लेकिन मैं हर बार एक चीज़ मेंटेन करता हूँ कि अगर वो नीच का हो रहा है तो उसके कुछ कारकत्व हैं जो प्रभावित होते हैं। पुनः शुक्र शुभता है, शादी में या मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में सकारात्मकता है। अब क्योंकि वो लव लाइफ के कारक भी हैं और पंचम के स्वामी भी हैं, वो नीच के हो गए और सूर्य के साथ भी हैं और वक्री शनि की दृष्टि भी है। अब वक्री शनि की दृष्टि सप्तम पर भी है और कारक पर भी है। ये जो शुक्र का गोचर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब वो केतु के साथ उनकी युति बनी थी 15 सितंबर से, वहाँ से ये टाइम, ये वाला जो गोचर भी है ना, ये लव लाइफ मैरिड लाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम रहने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर फैमिली डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, फालतू के खर्चे आपके होते रहेंगे। अगर आप लव लाइफ में हैं तो कई लोगों के यहाँ पे सडन ब्रेकअप हो सकते हैं, या कुछ टाइम के लिए बातचीत बंद हो जाए, बहुत डिसकंटेंटमेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा, ऐसा लगेगा कि आप ये पार्टनर आपको डिजर्व ही नहीं करता, या आप इस पार्टनर के साथ नहीं होने चाहिए। और मैरिड लाइफ में तो इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाएगा। जो इन लॉज हैं या आसपास के लोग हैं ना, वो षड्यंत्र रचेंगे आपके मैरिड लाइफ को खराब करने के लिए। तो ये जो शुक्र की युति है, और सबसे बड़ी बात है शनि का प्रभाव है और शनि वक्री हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स इमोशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, जो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जिस बात पे पहले मजाक होता था उसी बात पे लड़ाई हो रही है, जो बात पहले कॉम्प्लीमेंट लगती थी उसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, जो बात पहले अच्छी लगती थी उसी बात पे व्यक्ति को चिढ़ मचेगी। तो ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए शुक्र का प्रभाव अच्छा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुक्र शुभता है और शुक्र भोग है जीवन का। यहाँ पे वो नीच के भी हो जाते हैं और सूर्य के साथ भी कुछ टाइम तक रहेंगे, वक्री शनि का प्रभाव भी रहेगा, पाप कर्तरी में भी हैं। तो ये लव लाइफ मैरिड लाइफ के लिए और जीवन की खुशियों के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ना, जो जीवन का रस होगा, जीवन का जो आनंद होगा, जीवन में जो इंजॉयमेंट्स हैं, अच्छी चीज़ों या कुछ भी चीज़ को इंजॉय करना, वो भी आपके जीवन में कम रहेगा। और थोड़ा सा मेंटली, इमोशनली, फैमिली लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए ये जो युति है और ये जो शनि शुक्र का समसप्तक योग है, ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर में बनने वाला योग, जो कि है सूर्य का नीच हो जाना और उन पर राहु की दृष्टि का प्रभाव। वैसे तो गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन 18 अक्टूबर को ही गुरु राशि बदल लेंगे, तो इसलिए गुरु को मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे टच करूँगा, सूर्य की ही बात करेंगे। सूर्य का नीच का होना पंचम में अच्छी चीज़ें ये है क्योंकि वो उपचय भाव के स्वामी हैं। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उनकी युति मंगल से भी होगी, बुध से भी होगी। तो बुध क्योंकि लग्नेश है, मंगल 2 उपचय भावों के स्वामी है, सूर्य उपचय भावों के स्वामी है। तो यहाँ पे ना अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करने का दम रहेगा। इतने सारे ग्रह पंचम में प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाते हैं, स्पेशली मंगल सूर्य अगर पंचम में है तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है व्यक्ति, यानी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देता है। बुध भी हैं तो आइडियाज़ भी आते हैं, ये ठीक है। और 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह, जिसमें से मंगल हैं जो 11वें घर के स्वामी हैं, बुध हैं जो लग्नेश हैं,
तो ये इंडिकेट करता है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो सडनली कोई बहुत अच्छा जॉब ऑफर भी आपके लिए आ सकता है। लेकिन पंचम में इतने सारे ग्रह, अभी हमने लव लाइफ की बात करी कि उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी, और राहु का प्रभाव भी है। पंचम में एक नीच का ग्रह, पंचमेश नीच का, ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे बहुत भयंकर ओवर थिंकिंग, भयंकर जिसको कहते हैं ना, भयंकर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य पर राहु का प्रभाव, और व्यक्ति काफ़ी नेगेटिव भी कभी कभी सोचना शुरू कर देता है। तो जहाँ एक और कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं, यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव भी हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जल्दबाजी में कुछ ना करें। जॉब की बात हो, किसी और चीज़ की बात हो, कोई निर्णय लेने की बात हो, कुछ भी जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि 3 उपचय भावों के स्वामी साथ में है, और एक जो उपचय भाव बच गया उसकी दृष्टि है गुरु की, खैर एक दिन की ही रहेगी, लेकिन प्रभाव तो थोड़ा सा है ही। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संतुलन बनाकर रखना है। ये ऐसा टाइम होगा ना जहाँ पे आपका अपनी सोच पर कंट्रोल ही नहीं रहेगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा टाइम आता है हम अपने माइंड पर कंट्रोल ही खो बैठते हैं, मन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कई बार होता है जिसके कुंडली में राहु चंद्रमा का बहुत प्रभाव है या कुछ और योग है, वो व्यक्ति दिन भर रहेगा, बेड पे जाएगा तो उसको ऐसे ख्याल आ जाएंगे ना कि व्यक्ति परेशान होगा और सोता नहीं है फिर उसके बाद। तो यहाँ पर भी यही होगा कि भयंकर ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। सूर्य प्रतिभा है, प्रतिष्ठा है, उनका नीच का होना और राहु से प्रभावित होना, वो भी त्रिकोण में, थोड़ा सा अपनी वाणी पर, अपने चरित्र पर, अपने आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, आपका जो व्यक्तित्व है, हर चीज़ में बहुत क्लैरिटी रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि जानबूझ के कुछ लोग आप पर आरोप लगाएंगे, आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। झूठे आरोप लग सकते हैं, यहाँ पे गलत चीज़ों में फंस सकते हैं। यहाँ पे वो कार्य जो आपने करे भी नहीं है, वो गलत कार्य जो आपने करे भी नहीं है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका आ सकता है। तो बहुत केयरफुल रहेगा। सप्तम से 11वें में इतने सारे ग्रह ये बताते हैं कि बिजनेस में अचानक से बड़ा लाभ अवश्य हो सकता है। स्टूडेंट्स को बहुत केयरफुल रहना है। टाइम बुरा नहीं है, लेकिन मन बिल्कुल भी एकाग्र नहीं रहेगा और उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। चलते हैं 9वें योग की तरफ, जो कि है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025, गुरु का कर्क में प्रवेश। ये मैं कई बार बताता आया हूँ कि गुरु इस साल कुछ टाइम के लिए वो आगे चले जाएंगे कर्क में। अब यहाँ पर कुछ बात समझने की ये है कि ऐसा नहीं है कि गुरु अतिचारी इसी साल हो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि गुरु अगले 7 साल तक अतिचारी रहेंगे। कुछ ज्योतिष में महानुभाव हैं जो केवल रील ही डालते हैं और बेसिक नहीं नॉलेज उनको ज्योतिष की। क्या बोला जा रहा है कि अगले 7 साल तक गुरु अतिचारी होंगे। कोई ग्रह 7 साल तक अतिचारी नहीं रह सकता। ग्रहों की कई गतियां होती हैं जिसमें वक्र, अतिवक्र, स्थिर, चारी, अतिचारी, इस प्रकार की गतियां होती हैं। तो गुरु हर साल अतिचारी होते हैं कुछ टाइम के लिए और वक्री होते हैं, जैसे आने वाले टाइम में वक्री भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उस डिग्री पर अतिचारी हुए हैं जहाँ से कुछ टाइम के लिए आगे, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री ही होते हैं, 0 से 30 डिग्री। तो अगर कोई भी ग्रह कभी कभी पिछली राशि में भी गिरता है, जैसे हम कई बार देखते हैं, और अगर वो अतिचारी हो गया आगे, जैसे कि 30 डिग्री के आसपास, या वो ऐसी डिग्री पे अतिचारी होना शुरू हुआ जो उसका प्रभाव अगली राशि में जा सकता है, तो वैसा ही इस साल हो रहा है। अब यहाँ पे अगर जो थोड़ा सा पंचांग आदि देखे तो गुरु कोई बहुत ज़्यादा डिग्री वाइज आगे बढ़ेंगे नहीं। गुरु की स्पीड कर्क में जाते ही स्लो हो जाएगी। मेरे ख्याल से 0 डिग्री या 1 डिग्री के आसपास तक ही उनका गोचर रहेगा, उससे ज़्यादा आई थिंक मैंने जितना देखा है 11 नवंबर को वक्री होंगे तो बढ़ेगा नहीं। पर हाँ, ये समझाने का मतलब है कि गुरु 7 साल के लिए कोई अतिचारी नहीं हो रहे, वो हर साल अतिचारी होते हैं, बस इस बार उनका प्रभाव थोड़ा अलग है क्योंकि वो राशि कुछ टाइम के लिए बदल लेंगे। अब 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर यहीं पर रहेंगे, पर 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। पर मोटे मोटे तौर पर गुरु का उच्च का हो जाना, वो भी समय से पहले, कहाँ पे होना था इनको, अगले साल 26 में, जून जुलाई के आसपास, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए आपके लिए स्पेशल प्रभाव लेकर आ रहे हैं। धन स्थान में उच्च का गुरु करियर के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, वैभव के लिए अच्छा। यहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे। जॉब में अचानक से ग्रोथ, कुछ लोगों की जॉब चली गई थी, दोबारा जॉब प्राप्त करने का योग, और क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका। दशमेश उच्च के हो गए, प्रमोशंस के योग,
सप्तमेश के उच्च के हो गए, फिर से प्रमोशंस के योग, क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशंस का होता है। और बिजनेस में भी बहुत लाभ। और अचानक से आप देखेंगे 11 नवंबर के बाद चीज़ें बदलेंगी, लेकिन यहाँ 18 अक्टूबर से 11 नवंबर स्पेशली ये टाइम अचानक से बड़े लाभों का है। अचानक से बड़े लाभ, बड़ा पैसा, बड़ा मौका सब प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा योग है, क्योंकि चौथे से 11वें में है। और यहाँ से अष्टम भाव को भी देखेंगे तो अचानक से बड़े धन का लाभ भी प्राप्त होगा। तो एक गुरु का उच्च का हो जाना कुछ टाइम के लिए अचानक से जीवन में भौतिक स्थितियां सुधार सकता है। जैसे मैंने कहा, जॉब गई थी, जॉब मिलेगी, बिजनेस में काम अटक रहे थे, काम बनेंगे, बिजनेस में नया काम आएगा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, और भौतिकता को इम्प्रूव करने के लिए, घर में कोई कलह कलेश उनसे निकलने के लिए, मैरिड लाइफ को भी थोड़ा ठीक करने के लिए, क्योंकि सप्तम से अष्टम में एक शुभ ग्रह आ गया और वो भी उच्च का है। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि गुरु का ये जो गोचर है एटलीस्ट 11 नवंबर तक, जब तक वक्री नहीं हो जाते तब तक आप पर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है 10वां योग, जो है 10 नवंबर से 29 नवंबर तक बुध का वक्री प्रभाव। यहाँ पे बुध मंगल की जोड़ी तो थी ही और बुध वक्री हो गए। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं, लेकिन आई थिंक 23-24 नवंबर के बाद बुध पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि कभी कभी अतिचारी होकर अब गुरु आगे आ गए, वैसे ग्रह जब वक्री होता है तो पिछली राशि में भी गिर सकता है। तो जैसा ही बुध के साथ होगा अभी। लेकिन लग्नेश का वक्री होना, वो भी छठे घर में, अच्छी चीज़ ये है कि छठा भाव है तो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में हाँ थोड़ा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी है, छठे घर के स्वामी है, कुछ पैसा फंसा हुआ था वो आ सकता है। बुध चौथे घर के स्वामी है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। बुध वक्री हुए, कोई बहुत पुराना प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम चल रही थी प्रॉपर्टी में, वो काम भी बन सकते हैं। लेकिन बुध लग्नेश है, वक्री हो गए, रोग के स्थान में, इंजरीज के भाव में, और मंगल के साथ बैठ गए। ये पीरियड स्पेशली 10 नवंबर से 29 नवंबर, ये आपकी सेहत के लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है। यहाँ पे पहले तो गुस्सा बहुत रहेगा, क्योंकि ये मंगल लग्न को भी देख रहे हैं और छठे घर में बुध आ गए। काम बहुत बनेंगे, लीगल कार्य हो, कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करना हो, सब कुछ अच्छा है, आपके अंदर एक क्षमता भी रहेगी, लेकिन सेहत साथ नहीं देगी। और मंगल के साथ है, यानी कि एक्सीडेंट्स और इंजरीज के योग भी बन जाते हैं। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको इस टाइम में। ये टाइम थोड़ा सा आपकी सेहत के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, इंजरीज आदि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगी, गलतियां बहुत कर सकते हैं और अचानक से सेहत डाउन आ सकती है। बहुत केयरफुल रहेगा। और ये बुध पतित भी हो जाएंगे महीने के अंत में, इसलिए अपनी सेहत को लेकर तो आपको और भी चौकन्ने यहाँ पर रहना है। चलते हैं 11वीं प्रेडिक्शन की तरफ, जो कि है या 11वें योग की तरफ। 11 नवंबर को 2025 को गुरु का वक्री हो जाना। ये जो अभी जिन्होंने राशि बदली थी ये वक्री हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा डिग्री वाइज कर्क में नहीं जाएंगे। मैंने थोड़ा सा देखी थी कुंडली आदि और पंचांग आदि, तो मेरे हिसाब से 0 डिग्री पे ही उनका ऑलमोस्ट यहाँ पे गोचर रहेगा। वो बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, उनकी स्पीड कर्क में आते ही कम हो जाएगी और इसलिए 11 नवंबर को वो वक्री भी हो जाएंगे। यहाँ से अब जैसे मैंने कहा वो उच्च के कुछ टाइम के लिए तो बहुत लाभ आदि देंगे, लेकिन 11 नवंबर के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। 11 नवंबर के बाद करियर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 11 नवंबर के बाद पेमेंट अटक सकती है। 11 नवंबर के बाद, और ये वक्री जो गुरु हैं ये फरवरी तक मेरे ख्याल से रहेंगे, तो यहाँ पे ना आपको जो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का गुरु का प्रभाव है उसका तो लाभ उठाइएगा, लेकिन 11 नवंबर से बहुत बच के रहना है। बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स, अनिश्चितता आ सकती है, करियर में भी। और क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे हैं जो अष्टमेश हैं और नवंबर के अंत तक वो भी वक्री हैं, एक वक्री ग्रह का प्रभाव 10वें घर पर आ गया। पुनः ये गुरु के वक्री होते ही कुछ लोगों के जॉब जाने के योग बन जाते हैं। गुरु क्योंकि सप्तमेश है तो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और दशमेश है तो जीवन में कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे। तो ये वक्री गुरु अचानक से जीवन में उथल पुथल मचाने वाले हैं। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो साल के अंत में कई चीज़ों में बहुत ऐसी सिचुएशन उत्पन्न कर देंगे जो आपके लिए इजीली हैंडल नहीं होंगी।
कुटुंब भाव में है तो घर में कलह कलेश और वाणी पर कंट्रोल ना रहने के कारण भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है, तो बहुत केयरफुल आपको यहाँ पर रहना है। चलते हैं 12वीं प्रेडिक्शन की तरफ, जो कि है गुरु की घर वापसी। अभी 11 नवंबर को वो वक्री हुए थे, तो क्या होगा कि वक्र अवस्था में चलते चलते वो उसी राशि में गिर जाएंगे जहाँ पे उनको होना चाहिए था। लेकिन एटलीस्ट साल के अंत तक बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि एक ऐसा ग्रह है जो वक्रित भी था, वक्री भी है, विकृत भी है, क्योंकि अभी अभी गिरा है। और ये ग्रह, जब भी कोई ग्रह पतित होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है। अब आपके लग्न में ही बैठ गया, आपके बाधकेश मारकेश दोनों हैं, अभी मंगल भी छठे घर में बने रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ सकती है। हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से कहिए, काम अटकने के हिसाब से कहिए, अचानक से उथल पुथल मचना, अचानक से जीवन में एकदम अनसर्टेनिटी आ जाना। तो मैं कहूँगा कि ये जो साल का अंतिम पीरियड है ना, आपके लिए, मिथुन वालों के लिए बहुत अनिश्चिततापूर्ण जाएगा। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेने। अगर जॉब चेंज के जो मैंने पहले योग बनाए थे वहाँ तक जॉब चेंज हो जाती है तो ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा जॉब चेंज में, बिजनेस में कोई बदलाव, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट साल के अंतिम महीने में तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये महीना जो है वो आपके लिए बहुत अनिश्चिततापूर्ण रहेगा। लग्न में वक्री ग्रह है और ये वक्री बहुत टाइम तक रहेंगे। जैसे मैंने कहा, वो आपके मारकेश बाधकेश हैं, कई काम अटकेंगे, सेहत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और सप्तम पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि और शनि ऑलरेडी देख रहे हैं, ये मैरिड लाइफ में भी अच्छा योग नहीं है। तो ये मैंने कहा ना, गुरु क्या है, वो जाते जाते साल में आपके जीवन में काफ़ी हलचल मचाकर जा सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही। अब बात करते हैं 13वें योग की तरफ, जो या चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है 7 दिसंबर को गुरु मंगल का समसप्तक योग। मंगल का राशि परिवर्तन होगा और गुरु से वो समसप्तक आ जाएंगे। अब ध्यान ये देना है कि गुरु वक्री हैं। मंगल क्या है, आपके लाभेश हैं और छठे घर के स्वामी हैं। अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, लाभेश का सप्तम में आना और उसी भाव के स्वामी से दृष्ट होना जिस भाव में वो बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में उछाल आ सकती है। बिजनेस में कुछ पुराने रुके हुए काम बन सकते हैं, कुछ नया करने का मौका, वक्री है तो बदलने का मौका आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशंस भी हो सकते हैं, पर मे भी उतना डिजायरेबल ना हो, क्योंकि वक्री गुरु देख रहे हैं। क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं, वो लग्न को देखेंगे और गुरु बैठे हैं, वक्री हैं, तो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। आप देखें, कई ऐसी गलतियां जो आपसे हुई थी, कुछ काम आपके अटक रहे थे, आपके एफर्ट्स कम रह गए थे, वहाँ पे आपको चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं और गुरु को देख रहे हैं, तो कुछ लीगल केसेस में सफलता, करियर में कुछ बाधाएं आना, बिजनेस में लीगैलिटीज़, उनसे निकलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मंगल सप्तम में आ गए तो क्या बन गया, मंगल दोष बन गया। मंगल सप्तम से 12वें के छठे घर के स्वामी हैं। हमेशा मैं बताता हूँ, छठा भाव बहुत कष्टकारी होता है मैरिड लाइफ के लिए। और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, देखते जाइए, मंगल दोष, छठे घर के स्वामी, शनि की दृष्टि, वक्री ग्रह की दृष्टि, केतु की दृष्टि, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्टकारी टाइम होगा। ऑलरेडी कई मिथुन वाले जातकों को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि दो ऐसे ग्रह जो दूर करते हैं उनका दृष्टि का प्रभाव है। लेकिन अब जाकर ये जो मंगल दोष बनेगा ना, यहाँ से लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जैसा मैंने कहा, दिसंबर का महीना जेमिनाई के लिए, मिथुन के लिए बहुत ईजी नहीं दिख रहा, और यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सोशल लाइफ भी उथल पुथल हो सकती है, गुडविल खराब करने का मौका, और गुस्से के कारण आप अपने कामों को और बिगाड़ेंगे। चौथे से चौथे में मंगल आ गए तो घर में भी कलह कलेश, यानी कि यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेंगी। पैसा बिजनेस में आ सकता है, कुछ लोगों के प्रमोशंस हो सकते हैं, बट बड़े स्तर पर नहीं होंगे। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए तो ये योग बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, 14वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र मंगल सूर्य का सप्तम भाव में आना एक साथ, इनकी युति, और गुरु से समसप्तक होना, वक्री गुरु से। अब मैरिड लाइफ में तो ये ग्रह जो आए हैं, सूर्य का गोचर हुआ था महीने के मध्य भाग में, 20 दिसंबर को शुक्र का गोचर हुआ, कोई बहुत विशेष लाभ नहीं देगा। जो भी मैंने मैरिड लाइफ के बारे में बात करी, वो और प्रॉब्लम वर्स होगी। 12वें घर के स्वामी हैं शुक्र, मंगल योग, मंगल दोष बना हुआ, सूर्य भी आ गए,
ये सारे विच्छेदीकरण वाले ग्रह हैं, शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि। तो अगर आप मैरिड हैं और प्रॉब्लम चल रही हैं, मैं तो कहूँगा दिसंबर का महीना हर कदम फूक फूक कर रखना है, बहुत ईजी नहीं रहेगा। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का सप्तम पर प्रभाव है और सप्तम भाव बिजनेस के लिए होता है। तो बिजनेस में मिसाल के अंत में अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। और अगर आप पॉलिटिक्स आदि में या सोशल लेवल पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी योग यहाँ पर बहुत सुंदर बन रहा है। अपनी इमेज चेंज करनी हो, जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने हो और अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना हो। साल का अंत भी होगा तो व्यक्ति थोड़ा सोचता ही है कि भाई ये साल कैसा गया, अगला साल कैसा होना चाहिए। तो ये पब्लिक लेवल पर इवन कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस भी साल के अंत में हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ों पर तो अच्छा प्रभाव है, लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको मैं तो कहूँगा, जब ये थोड़ा सा साल का अंतिम भाग जो है ये मैरिड लाइफ के लिए, मिथुन के लिए अच्छा नहीं है। तो जिनके ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। लेकिन हाँ, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, कुछ नई इमेज बनाने के लिए, प्रायोरिटीज़ चेंज करने के लिए बहुत अच्छा ये टाइम है। और गुरु का प्रभाव भी है और गुरु की अपनी राशि है, तो स्पेशली इसका इम्पैक्ट बिजनेस में बहुत बड़े बदलाव लाने का हो सकता है। बिजनेस में चेंजेस हो, नए प्रोडक्ट्स हो, हर चीज़ को बदलने का मौका यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। तो ये थे 14 योग। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करते हैं। सर्वप्रथम ये उपाय आपको एक एक बारी करने हैं। वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जो मैं दिन बताऊंगा अगर उन दिन करेंगे तो अच्छा है। पहला उपाय आपको दूध, केसर, शहद और गुलाब जल, इस द्रव्य से महादेव का अभिषेक करना है। बेलपत्र अर्पण कीजिएगा, पुष्प गुलाब के और किसी भी सफ़ेद फूल की माला अर्पण कीजिएगा। केसर युक्त खीर का भोग लगाइएगा। 4 सरसों के और 4 घी के दिए अर्पण कीजिएगा। और एक मंत्र है, गायत्री मंत्र महादेव का, कि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, रुद्र गायत्री मंत्र इसको कहते हैं। इसका 108 बार जाप कीजिएगा। अगला उपाय है, गणेश जी को आपको 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार के मिष्ठान और 4 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। और वहीं बैठकर 8 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है और कुछ गणेश चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। और इसके साथ ही आपको किसी भी मंदिर में गुड़ का, गेहूं के आटे का और चावल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।